Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम आइडियलिज्म, जिसको हिंदी में आदर्शवाद कहते हैं, जो कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एटामोलॉजिकल डेरिवेशन देख लेते हैं। हिंदी में आदर्शवाद कहते हैं और इंग्लिश में इसे आइडियलिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म जो थ्योरी है वो प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ से आया एंड देन इस सिद्धांत के अनुसार बेसिकली क्या माना जाता है कि अंतिम सत्ता जो है वो विचारों की अथवा विचारवाद की है। थ्योरी ऑफ आइडियाज़ जो स्टेट करता है वो यही है कि अंतिम सत्ता जो है वो विचारों की या विचारवाद की है। अतः आइडियलिज्म बेसिक वर्ड जो है वो क्या है, आइडियलिज्म, लेकिन उच्चारण की सुविधा के लिए इसमें एल को जोड़कर इसको आइडियलिज्म बना दिया गया। अब इसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो क्या है कि वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों और आदर्श को महत्व दिया गया। साथ में भौतिक जगत के कंपैरिजन में आध्यात्मिक जगत अधिक उत्कृष्ट माना गया। अब इसके प्रमुख सिद्धांतों के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो ये है कि ईश्वर निर्मित ब्रह्मांड है, मतलब जिस ब्रह्मांड में हम लोग वास करते हैं वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और वो बेसिकली दो तत्वों से मिलकर बना है, आत्मा और प्रकृति। और परमात्मा जो है वो ब्रह्मांड की रचना करते हैं और पदार्थों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक जगत को महत्व। आध्यात्मिक जगत को महत्व देते हुए सबसे पहली बात प्लेटो ने जो कहा वो कहा कि ब्रह्मांड जगत को प्लेटो ने दो विस्तृत भागों में बांटा, एक वस्तु जगत और एक विचार जगत। वस्तु जगत क्योंकि परिवर्तनशील है, अनित्य है। जो वस्तुएं हैं जैसा हमें दिख रही हैं वो आज ऐसी दिख रही हैं, कल वो दूसरी तरह की दिखेंगी। तो जो वस्तुएं हैं वो परिवर्तनशील हैं और अनित्य हैं, मतलब सदा नहीं बनी रहती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन विचार जो हैं वो अपरिवर्तनशील होते हैं और नित्य होते हैं, मतलब ये हमेशा व्यक्ति मर जाएगा लेकिन उसके विचार और उसके सिद्धांत बने रहेंगे। इसलिए जो परिवर्तनशील है, अनित्य है, उसे असत्य माना गया और जो अपरिवर्तनशील है, नित्य है, उसको सत्य माना गया। इसलिए विचार जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत है और वो ही सत्य है। नेक्स्ट जो सिद्धांत इनका है वो है संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वो मनुष्य है। ऐसा क्यों माना? क्योंकि मनुष्य जो है वो आध्यात्मिक शक्ति का धारी है, विवेक युक्त है और बुद्धि युक्त है। नेक्स्ट नैतिक आचरण को महत्व। इन्होंने किसी भी व्यक्ति में नैतिक आचरण को बहुत महत्वपूर्ण माना कि मनुष्य जो है वो अपने कार्यों से या अपने कर्तव्यों का जब निर्वहन करता है तो उसके साथ ही वो जीवन के आदर्शों को भी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है वो है आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों में विश्वास। जीवन का जो लक्ष्य है वो सत्य है तथा आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। मतलब सत्य तथा आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति जब हो जाती है तो हमारा जीवन का लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो जाता है। आध्यात्मिक मूल्यों की जब इन्होंने बात की तो उसमें सत्यम शिवम सुंदरम को लिया और ऐसा कहा गया कि जो इन मूल्यों को जान लेता है वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट इज व्यक्तित्व के विकास का महत्व। इस पर विशेष बल दिया गया। व्यक्तित्व के विकास को इन्होंने आत्मानुभूति माना। आत्मानुभूति का क्या अर्थ है? आत्मा का पूर्ण ज्ञान होना। मतलब व्यक्तित्व का विकास उस एक्सटेंट तक करना है जबकि व्यक्ति अपने आत्मा को पूर्ण रूप से जान ले। नेक्स्ट भिन्नता में एकता के सिद्धांत का इन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन किया। मतलब समस्त वस्तुओं में विभिन्नता होते हुए भी एकता निहित रहती है। एकता से यहाँ इनका अर्थ क्या है? शक्ति, चेतना अथवा ईश्वर, इनको इन्होंने एकता माना। अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि संसार के विभिन्न कार्यों का संचालन जो है वो इसी सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा होता रहता है और इस ईश्वर का आभास जो है वो हमें बालकों को कराना है। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद और शिक्षा की। तो आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्यों को हम यहाँ देखते हैं। तो पहला उद्देश्य है हमारा मनुष्य को मनुष्य बनाना। जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य जन्म से मतलब जब बालक का जन्म होता है तो उसकी प्रवृत्ति जो होती है वो पाशविक होती है, मतलब पशु के समान होती है। तो उसमें मानवोचित गुणों का अभाव रहता है। उस अभाव को पूरा करने का काम जो है वो शिक्षा का होता है। नेक्स्ट आत्मानुभूति का उद्देश्य।
मतलब आत्मा का पूर्ण ज्ञान हमें कराना है बालक को। सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में रहते हुए ही बालक को आत्मा की पहचान करानी है, जिसके द्वारा वह मोक्ष को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो है आध्यात्मिक विकास करना। बालक का आध्यात्मिक विकास करने पर इसमें बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, बहुत ज़्यादा बल दिया गया। आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिकता व आध्यात्मिक जगत महत्वपूर्ण है, अतः बालक का आध्यात्मिक विकास इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य माना। देन सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना। आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए सत्यम शिवम तथा सुंदरम जैसे चिरंतन मूल्यों को विकसित करना परम आवश्यक है। आदर्शवाद के जो प्रतिपादक हैं उनमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं, क्योंकि ये जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं उनके भी बात यहाँ पर की जा रही है, और कुछ ईस्टर्न फिलोसफर्स जो भारतीय फिलोसफर्स थे उन्होंने भी इसका प्रतिपादन किया, जैसे सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, फिट्शे, शेलिंग, हीगल, ग्रीन, शोपेनहावर और जेंटाइल ये पाश्चात्य दार्शनिक थे। और इनके अलावा वेदों और उपनिषदों के प्रणेता जो महर्षि रहे जितने भी, वहाँ से लेकर अरविंद घोष तक अनेक पूर्वी दार्शनिकों ने भी इसका प्रतिपादन किया है। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद के द्वारा जो शिक्षण विधियाँ प्रतिपादित की गई उनके विषय में। तो इसमें जो विधियाँ थी वो बहुत सारी विधियों को इन्होंने समग्र रूप से स्वीकार किया है। तो पहली विधि जो है वो है प्रश्नोत्तर विधि, जो सॉक्रेट्स की दी हुई है, सुकरात की दी हुई। देन प्लेटो के द्वारा दी गई संवाद विधि, अरस्तु के द्वारा दी गई आगमन तथा निगमन विधि, हीगल द्वारा दी गई तर्क विधि, डेकार्ट के द्वारा सरल से जटिल की ओर, पेस्टोलॉजी की अभ्यास एवं आवृत्ति विधि, हर्बर्ट की अनुदेशन विधि और फ्रोबेल की खेल विधि। साथ में कुछ आदर्शवादियों ने वाद विवाद तथा व्याख्यान विधि का भी समर्थन किया है। आदर्शवाद और शिक्षक के विषय में जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमने शुरू से देखा है कि इसमें शिक्षक को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। ऐसा कहा गया कि ब्रह्मांड के दो अंग हैं, जो एक शिक्षक है और एक बालक है, और दोनों ही का एक ही लक्ष्य है, और वो क्या है? बालक का आध्यात्मिक विकास करना। और यहाँ पर शिक्षक का कार्य क्या है कि शिक्षक अपने आदर्शमय जीवन से ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें रहकर बालक का आध्यात्मिक विकास हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आदर्शवाद के द्वारा जो अनुशासन की बात की गई, ये लोग प्रभावात्मक अनुशासन को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया कि जो टीचर है वो अपने आदर्शमय जीवन से, मतलब अपने द्वारा आदर्श में प्रस्तुति दे जिसको देखकर बच्चे प्रभावात्मक रूप से उसी तरह की चर्या का पालन करें। तो अपने उच्च आदर्शों से प्रेरित करके बालक की क्रियाओं को नियंत्रण में रखते हुए मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना है, और साथ में नियंत्रित स्वतंत्रता भी उन्हें प्रदान करने की बात आदर्शवादियों ने कही है। आदर्शवादी और विद्यालय की जब हम चर्चा करते हैं तो इन्होंने बालक की तर्क, निर्णय आदि शक्तियों के विकास हेतु शिक्षक का पथ प्रदर्शन जरूरी माना, और ये कार्य केवल विद्यालय में ही संभव हो सकता है। अतः विद्यालय का और उसका प्रभावशाली वातावरण जो है उसका इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान एक्सेप्ट किया है। अब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या की। तो बहुत सारे विद्वानों ने पाठ्यचर्या के प्रारूप पर अपने विचार प्रस्तुत किए, जैसे प्लेटो, हर्बर्ट, नन, रॉस, इन सभी ने अपने अपने विचार रखे जो एक दूसरे से कुछ हद तक मिलते भी थे पर कुछ भिन्नताएं भी थीं। पर यहाँ पर हम प्लेटो के अनुसार जो पाठ्यचर्या बताई गई है उसको हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि मानव क्रियाएं एवं तत्संबंधी विषय जो हैं, मानव की क्रियाओं को और उससे संबंधित जो विषय हैं उनको हमें सम्मिलित करना चाहिए पाठ्यचर्या में। इन्होंने मूलतः उसको 3 भागों में बांटा। पहला बौद्धिक विषय कहा, दूसरे कलात्मक विषय और तीसरे नैतिक विषय। तो बौद्धिक विषय की जब हम बात करते हैं तो उसमें भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि की बात की। कलात्मक विषय में कला एवं काव्य के ऊपर ध्यान दिया गया, और नैतिकता की बात करी तो धर्म, आचार शास्त्र और अध्यात्मवाद से संबंधित जो विषय हैं उनको इन्होंने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के ऊपर बल दिया है। आदर्शवाद में शिक्षक और छात्र के जो संबंध रहे वो मधुर थे और आदर्श संबंध होते थे, क्योंकि इसमें शिक्षक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और जो बालक हैं उनको शिक्षकों के द्वारा दिए गए निर्देशों को फॉलो करना होता है और तभी उनका पूर्ण विकास संभव है, ऐसा इनका मानना है। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद के गुणों की, और मतलब पूरा मूल्यांकन करेंगे इसका। तो पहले बात करते हैं हम गुणों की।
तो गुणों को जब हम देखते हैं तो सबसे पहला गुण इसका है कि इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम जैसे जो गुण हैं उनका विकास करने पर बल दिया और इनके विकास से बच्चे में उत्तम चारित्र का निर्माण होता है, ऐसा इन्होंने लोगों के सामने भाव को रखा और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट, शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या की इन्होंने कि शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य क्या होने चाहिए, उसके बारे में इन्होंने पूरी व्याख्या दी। शिक्षक को गौरवपूर्ण स्थान दिया और ये जो स्थान दिया गया ये बालक और समाज दोनों ही के लिए मंगलकारी था। नेक्स्ट, आदर्शवादी शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाता है, मतलब व्यक्तित्व को डेवलप करने की बात की और उसके व्यक्तित्व को आदर सम्मान दिया गया जिससे उसका पूरी तरह से विकास हो सके और यह शिक्षा उनकी रचनात्मक शक्तियों के विकास पर भी बल देती है। आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया और साथ में आदर्शवादी दर्शन के कारण जो स्कूल है वो एक सामाजिक संस्था बन गए थे। अब हम बात करते हैं इसमें व्याप्त दोष की, क्योंकि कोई भी फिलॉसफी है तो उसके कुछ गुण होते हैं तो साथ में उसमें कुछ सीमाएं भी होती हैं या उसके कुछ दोष भी होते हैं, तो हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उन्हें भी जान लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर है कि अमूर्त उद्देश्य थे, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो काफ़ी अमूर्त रहे, मतलब सत्यम शिवम सुंदरम की बात की या आध्यात्मिकता, नैतिकता आदि आचरणों की बात की, तो ये सब चीज़ें काफ़ी अमूर्त हैं जिनको ऐसा सच देखा नहीं जा सकता और भविष्य से संबंधित है, मतलब वर्तमान से रिलेशन करके इन्होंने काफ़ी कम चीज़ों पर ध्यान दिया, क्योंकि ये परलोक की बात करते थे कि हमारा जो वर्तमान जीवन है वो हमारे भविष्य के लिए एक रूपरेखा का निर्माण करता है। अगर हम भविष्य में सुखी रहना चाहते हैं तो हमें आज अपना आचरण सुधारना होगा, तो काफ़ी भविष्यवादी बात की, वर्तमान पर इनका कम बल था। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या में आध्यात्मिक विषयों को प्राथमिकता दी गई। आध्यात्मिकता की बात इन्होंने मूल रूप से मानी तो आध्यात्मिकता को ही ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया, जो कि आज के औद्योगिक युग में थोड़ा कम आवश्यक समझा जाता है, मतलब तकनीकी शिक्षा औद्योगिकता की बातें इन्होंने नहीं की हैं और इसकी वजह से ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया गया है आदर्शवाद। नेक्स्ट है, शिक्षक को उच्च स्थान दिया गया लेकिन बालक का स्थान गौण कर दिया गया। शिक्षक को उच्च स्थान देना बहुत अच्छी बात थी, लेकिन बालक का जो स्थान था वो बिल्कुल ही गौण कर दिया गया, यह इसके लिए एक दोषपूर्ण कारण रहा। नेक्स्ट, जीवन के अंतिम ध्येय पर केंद्रित है सब कुछ। आदर्शवादी शिक्षा जो है वो जीवन के अंतिम ध्येय पर केंद्रित है जिसकी तात्कालिक आवश्यकता नहीं है, मतलब वर्तमान की बात नहीं की गई है। अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति, उसके ऊपर ज़्यादा इन्होंने बल दिया, जबकि तात्कालिक आवश्यकताएं, मतलब जो मनुष्य की जीविकोपार्जन से संबंधित बातें हैं उन सब चीज़ों को इन्होंने कंसिडर नहीं किया है। एंड आदर्शवादी शिक्षण विधियाँ जो हैं वो प्रायः रटने पर बल देती हैं, इनमें कहीं पर भी बच्चों को क्रियाशीलता के ऊपर एम्फसाइज नहीं किया गया है और उनको पैसिव लिसनर बना के और साथ में रटन पद्धति पे बल दिया कि शिक्षक जैसा पढ़ाए उसको एज इट इज़ याद करना बच्चे का कर्तव्य माना गया। मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये सब डिस्कस किया गया वो समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना